द न्यूज़ कॉर्नर के ख़ास प्रोग्राम शख्सियत में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बातचीत के लिए समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आज़मी साहब मौजूद हैं। अबू आसिम साहब, आपका न्यूज़ कॉर्नर के दफ्तर में स्वागत है, खैर मकदम है। बहुत शुक्रिया साहब आपका। आसिम साहब, महाराष्ट्र में चुनाव होने जा रहा है। महाविकास अघाड़ी में उम्मीद है कि इस बार आप भी शामिल रहेंगे। आपको क्या लगता है, कितनी सीटें आपको मिलने की उम्मीद है और आप कितने पे दावा कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि महाविकास अघाड़ी में पहले भी मैं रहा हूँ। मुझे महाविकास अघाड़ी पूछे या ना पूछे, लेकिन जहाँ फ़िरका परस्त वर्सेस सेकुलर होगा तो मेरी ड्यूटी होती है कि मुझे कुछ मिले या ना मिले, मैं सेकुलर पार्टी के साथ खड़ा रहूँ। हमारे नेता श्री मुलायम सिंह यादव जी का यही पैगाम है कि हमें इस देश से फ़िरका परस्ती को ख़त्म करना है, इस देश के अंदर समाजवाद को लाना है। मैं पहले भी था उसमें, आज भी हूँ। लेकिन अब जो इलेक्शन हो रहा है, अब की बार जो है श्री अखिलेश जी ने जिस तरह से अलायंस किया, मैं समझता हूँ इसकी बहुत मुबारकबाद देना चाहिए कि देश के अंदर इस अलायंस का ये फ़ायदा हुआ कि अब की बार 10 साल में जो कोई बिल वापस नहीं गई थी, अब की बार मुँह की खानी पड़ी और बहुत सारी जगहों ये बिल भी वापस गई और बहुत सारी जगहों पर सरकार को यू टर्न लेना पड़ा। अब मैं महाराष्ट्र में इस अलायंस में शामिल हूँ और मैंने अखिलेश जी से ही कहा है कि आप ही बात करिए इन लोगों से, ताकि जो है 12 सीटें, मैंने उनसे कहा है कि 12 सीटों समाजवादी पार्टी लड़ेगी। और अब हम क्यों नहीं लड़ेंगे? हम 5 MP थे, अब हम 37 MP हैं। हम देश की तीसरी पार्टी हैं, बड़ी पार्टी, तो हमको लड़ने का हमारा हक होता है। तो अखिलेश जी बात कर रहे हैं, 12 सीटों को मैंने कहा है। अब कल मैं इसीलिए बात करने आया कि आप जल्दी बात कीजिए उनसे और ऐलान करिए, ताकि मैं अपने कैंडिडेट को काम करने को दूँ। देखिए होता क्या है, इसमें नुकसान क्या होगा। मैंने कल भी कहा था राष्ट्रवादी पार्टी के नेता श्री जयंत पाटिल से मिलकर, देखिए अगर अभी आप लोग जल्दी अलायंस नहीं करेंगे तो मैं क्या समझूंगा कि मुझे 30 सीट लड़ना है। मेरा कार्यकर्ता पूछता है क्या करूँ, मैंने कहा तैयारी करो, तैयारी करो। बाद में आएगा मैं 10 सीट लड़ रहा हूँ, तो मेरा जो 25 सीट दूसरी है वो कार्यकर्ता नाराज़ हो जाएगा कि भाई आपने मुझे कहा था, मैंने तो मेहनत करना शुरू कर दिया। तो नाराज़ होकर या कुछ भी करके कहीं जाके खड़ा हो जाएगा टिकट लेके, तो वोट बांटेगा, इससे नुकसान होगा। आप तुरंत जितनी सीटें लड़ना है उसका अनाउंस करें, मेहनत करें। इसीलिए मैं श्री अखिलेश जी के पास आया हूँ और मुझे उम्मीद है कि अब की बार ये लोग इंसाफ करेंगे और सारे सेकुलर लोग, हम लोग साथ में वहाँ पर हैं और अच्छी ताकत बनने की चाहे उम्मीद अब की बार समाजवादी पार्टी। वक्फ संशोधन बिल सरकार ले आई और फिर वो वापस हो गया, प्रवर समिति को सौंप दिया गया, एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को वो सौंप दिया गया। अब उस पर वो विचार कर रही है और उसके तमाम पहलुओं पर वो गौर कर रही है। आपको क्या लगता है, सरकार की मंशा क्या है? वक्फ से प्रॉपर्टी से क्या छेड़छाड़ करना चाहते हैं? देखिए, ये तो बिल्कुल जाहिर है ना, सरकार देश की तमाम प्रॉपर्टियों पर अपना कब्जा करना चाहती है। अब देखिए, जितनी सरकार ने बनाया, कौन सी क्या प्रॉपर्टी बनाया, मुझे एक बताइए। कुछ सरकार ने बनाया? कुछ नहीं, सरकार ने बेचा है। सारी बनाई हुई प्रॉपर्टीज़ को बेच दिया। जो सरकार 1947 से 2014 तक जितना कर्ज था उसका 3 गुना कर्ज इस सरकार ने कर लिया। हर बच्चा पैदा होने वाला बच्चे पे 2 से 2.5 लाख के रुपए का कर्जदार हर बच्चा देश में ये हो रहा है। अब इनका पेट नहीं भर रहा है, अब ये ज़मीनों की तरफ भाग रहे हैं। वक्फ बोर्ड की ज़मीन हिंदुस्तान के अंदर, मुसलमानों का वक्फ बोर्ड की ज़मीन मिलिट्री, फौज, रेलवे के बाद तीसरे नंबर पर आती, जिसके 9 लाख से ज़्यादा इसकी ज़मीनें हैं। मैं समझता हूँ कि वक्फ बोर्ड का जो कानून है वो भी कमज़ोर है। वक्फ बोर्ड का CEO या वक्फ बोर्ड के जो बोर्ड उसका है वो अपनी ज़मीनें खाली नहीं करा पा रहा है, वो भी इसमें कमी है कुछ है। वो जो ज़मीनें कब्जा करके लोगों ने रखा है उसका भाड़ा कितना दे रहे, कोई 200 कोई 300 देता है, वो भाड़ा भी नहीं बढ़ा पा रहा है। तो उसको मजबूत करने की ज़रूरत है और मैं समझता हूँ कि हमारी गलतियाँ इसमें। देखिए, इसमें वक्फ बोर्ड का चेयरमैन, वक्फ बोर्ड का पूरा बोर्ड मुस्लिम रहता है, तो सरकारों को इस पर ध्यान देना चाहिए। अब ये लोग जो है ना इस पर कब्जा करके नॉन मुस्लिम को लाएंगे। ये ज़मीन किसकी? अल्लाह की ज़मीन है। क्या अयोध्या में जो ट्रस्ट बना है उसमें कोई मुसलमान शामिल किया आपने? आपने नहीं किया शामिल। आपने अब किसी मुसलमान को आपने वजीर बनाया, आपने एक को भी आपने सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बनाया, टिकट किसी को देते नहीं। आप मुसलमानों की प्रॉपर्टी में ज़बरदस्ती घुस करके उसको जो है तहस नहस करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है और मैं मुबारकबाद दूंगा इंडिया अलायंस को कि पहली बार इनको मुँह की खानी पड़ी है। और मुझे उम्मीद है इस बात की कि इनको जो 2 सपोर्ट कर रहे हैं, जिस पे कंधे पर ये इनकी सरकार चल रही है, एक तरफ श्री चंद्रबाबू नायडू जी, दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी, ये भी मुसलमानों को वोट से चुन के आते हैं, इनको मुसलमानों का अच्छा वोट मिलता है। इनको इंसाफ करना चाहिए
और बताना चाहिए कि 200 साल तक अंग्रेज हुकूमत किया, लेकिन उसने कभी इनको इंटरफेयर नहीं किया। और बड़े बड़े राजाओं ने यहाँ पे हिंदुस्तान में ज़मीनें दिया, मंदिरों को दिया, मस्जिदों को दिया, दरगाहों को दिया, इंटरफेरेंस नहीं किया। आप इसमें इंटरफेरेंस करने आओ। मुझे लगता है ये सब लोग मिलके इस बिल को इंशाल्लाह ज़रूर वापस करेंगे और ये बिल कभी पास नहीं होगी। एक यूपी में एक बड़ी चर्चा इन दिनों चल रही है कि आपको समाजवादी पार्टी राज्यसभा भेजना चाहती है। नहीं, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, मुझे कहा उन्होंने राज्यसभा से आपको जब भेज देता हूँ, लेकिन मैं नहीं जाना चाहता राज्यसभा में। देखिए, मैं ऐसा है ना कि आप मैं रहता कहाँ हूँ, बॉम्बे में, मैं काम का करता हूँ मुंबई में, मैं राज्यसभा कहाँ से जाऊँगा? यूपी से वहाँ से तो जा नहीं सकता, मेरे पास MLA नहीं है। मैं पार्लियामेंट में वहाँ से लड़के जीत भी नहीं सकता, क्योंकि मुझे मालूम मैं मुसलमान हूँ। मेरे पास कोई ऐसी सीट नहीं है कि जिसमें मैं अकेला लड़के जीत के आ जाऊँ। और आजकल मुसलमानों के बारे में जो सरकार ने अच्छे हिंदू भाइयों के दिमाग में एक मुसलमानों के बारे में नफरत लगातार बढ़ती जा रही है ना। जो अच्छा हमारा मुसलमान हिंदू भाई है, जो हमारे साथ दिन रात भाई की तरह रहता है, उसके दिलो दिमाग में भी मुसलमानों के बारे में नफरत भरी जा रही है। तो मैं राज्यसभा में जाऊं यूपी से कुछ फायदा नहीं, और मैं महाराष्ट्र से भी राज्यसभा में नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए जितना MLA काम कर सकता है, मैं पुलिस में कोई प्रॉब्लम है मैं बात कर सकता हूँ, MP को कौन पूछता है? MP की इतनी पकड़ नहीं होती है स्टेट में जितनी MLAs की होती है। मैं सुबह से शाम तक 50 लोगों के लिए पुलिस स्टेशन को फ़ोन करता हूँ, म्यूनिसिपलिटी को फ़ोन करता हूँ, डॉक्टर्स को फ़ोन करता हूँ, और मैं MP रह करके मेरे फ़ोन का उतना असर नहीं होगा जितना MLA का होता है। ये मेरा तजर्बा है। मुझे नेताजी ने बनाया था 2002 में राज्यसभा, लेकिन मैं 2002 में देखा, मैंने 2 साल काम किया, बोला अबू आसिम तुम वापस जा महाराष्ट्र। मैं गया वहाँ पे, मैं MLA इलेक्शन लड़ गया, और मैं तीसरी बार चुन कर आ चुका हूँ, अब चौथी बार अब लड़ने जा रहा हूँ, देखिए क्या होता है। तो MLA मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरी पार्टी मुझे भेजना चाहती है, लेकिन मुझे महाराष्ट्र, मुझे नेताजी ने बुलाया, बोले फॉर्म भरो। बोला किस चीज़ का? राज्यसभा का। बोला सर मैं तो MLA हूँ ना। बोले तुम मुझसे ज़्यादा जानते हो, मुझे सिखाते हो? मैंने कहा नहीं सर, सिखा नहीं रहा हूँ, आपको याद दिला रहा हूँ, अपने भर दो तुम। मैंने कहा महाराष्ट्र में पार्टी खराब हो जाएगी, मुझे करने दिए काम। बहुत मैंने रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मैं MLA हूँ पार्टी की तरफ से, वही रहना चाहता हूँ। बंगाल में एक घटना हो गई है, एक डॉक्टर के साथ हैवानियत हुई है। एक अस्पताल के अंदर घुस करके एक दरिंदे ने उनके साथ बड़ी विभत्स घटना की। उसको लेके बड़ा उबाल है, और बल्कि देश भर में उसको लेके प्रदर्शन हो रहा है। इस तरह की और भी कई स्टेट में घटना हो रही है, लेकिन बंगाल की घटना को ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। इसके पीछे वजह और उस घटना के लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? मैं बंगाली क्या बात करूँ, पहले मैं मेरा घर देखूँ ना। मेरे महाराष्ट्र में रोजाना एक लड़की मतलब हर घंटे जब देखता हूँ, पढ़ रहा हूँ, ये लड़की को रेप हो गया। एक साधु ने मुमरा में एक मंदिर में 2 साधुओं ने मिलकर लड़की का बलात्कार किया, उसको हाथ में उसको मार दिया। कहाँ मीडिया में आ रहा है? क्यों नहीं दिखाते मीडिया में आप? क्योंकि साधु है ना। एक मुसलमान ने कहीं मार दिया ना, तो ऐसा वबेला मचता है जिससे लगता है कि सर जमीन आसमान सब सर उठा लेंगे। देखिए, रेपिस्ट चाहे किसी जात बरादरी हो, उसके साथ एक तरह होना चाहिए। आप बंगाल में इनकी वो नहीं है, अपना सरकार नहीं है, तो बंगाल में बहुत हाईलाइट कर रहे हैं। ये सब है, जिसने भी किया है उसके साथ सख्ती अपना। और मैं फिर कहता हूँ, और मैंने असेंबली पार्लियामेंट में कहा था कि 1400 साल पहले इस्लाम ने कहा था रेपिस्ट को फांसी की सजा दो। बनाओ कानून। कोर्ट में भी फैसला नहीं हो रहा है, मैं तो कोर्ट को भी कहूँगा माफ कीजिएगा कि जो है पास्को में कोई पकड़ा जाएगा तो 2 साल 3 फैसला, कहाँ फैसला हो रहा है? बिल्कुल फैसला नहीं हो रहा है। तो इसकी ये जिम्मेदार कोर्ट को भी सो मोटो लेना चाहिए, तुरंत इसको हर चीज को रोक करके इन चीजों पे बहुत कड़ा फैसला लेना चाहिए। और मैं फिर कहता हूँ कि फांसी की सजा दीजिए। आप 2, 5, 10 फांसी दे दें खुलेआम ना, फिर किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी। लेकिन सिर्फ बातें होती हैं, काम नहीं होता है। ये वक्फ को लेकर जो JPC बनी है, क्या आप उनके मेंबरों से मिल करके अपना कोई प्रस्ताव देंगे कि उसके अंदर ये चीज़ शामिल किया जाए, या उसके वक़ाफ़ की ज़मीनों के हिफाजत के लिए, और या कोई ऐसा प्रस्ताव जो आप देना चाहेंगे, क्या ऐसा करेंगे आप? देखिए, मैं समझता हूँ कि मेरी मिल्लत में सबसे रिस्पेक्टेड जिसको समझता हूँ मैं बॉडी है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की पूरी स्टडी इस पे। जमात इस्लामी है, जमीयतुल उलमा है, मिल्ली कौंसिल है, देश की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, सब मेहनत कर रही हैं। मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, मैंने भी दिया लिख करके, सभी लोग कर रहे हैं। अभी मैं मौलाना क्या नाम है, कल्बे सादिक साहब से, कल्बे जवाद साहब से मिलकर आया, मैं उनसे भी बात हमारी हुई है। तो देखिए, हर आदमी अपने अपने हैसियत के मुताबिक लोगों से मिल रहा है, बातचीत कर रही। अभी मेरी बात हुई है इनसे, अपना पॉल साहब से जो उसके चेयरमैन हैं, उनमें मेरी 20 मिनट बात हुई है कि आप अगर किसी
किसी भी संगठन को भेजना चाहते हैं तो आप भेजिए मेरे पास, मैं मुंबई आऊँगा, वहाँ मीटिंग करूँगा। बातें सबसे हो रही हैं इसका कि इस पे जो है ना, जो नाजायज़ कब्ज़ा करना चाहती है सरकार, जो कलेक्टर आज जो है वो सीईओ के अंडर में है, सीईओ उसको ऑर्डर देता है कि तुम ये जगह खाली कराओ, ये है। अब कलेक्टर इसको ऑर्डर देगा और सीईओ से कहेगा तुम स्टैम्प मार, और इसकी कोई वो भी नहीं है। जो फैसला कलेक्टर करेगा वो आखिरी फैसला होगा। तो इसके ऊपर बहुत सीरियस हम लोग, मैं क्या, मेरे से बहुत सारे लोग इस मुल्क में ऐसे हैं जो इस पे उस मेंबरान से और जो है पार्टियों से, दूसरी पार्टियों से, अपोजिशन से मिलकर इस बात को समझाने की पूरी कोशिश में लगे हैं कि ये कानून बिल्कुल से ख़राब है, इससे पास नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र में चुनाव होने जा रहा है और जल्दी ही उसकी घोषणा होगी। आप किन मुद्दों पे वहाँ चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी किन मुद्दों की तरफ लेके जा रही है महाराष्ट्र को? देखिए, इनके पास तो सिर्फ यही है ना, सिर्फ फ़िरका परस्ती, मुसलमान हिंदू, डेवलपमेंट की बात नहीं। हमारे पास डेवलपमेंट है, हम सिर्फ डेवलपमेंट की बात करेंगे, हम आपसी भाईचारे की बात करेंगे। नफ़रत आपस में ख़त्म होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त होना चाहिए, और हर इंसान को पूरी तरह से उसकी हैसियत के मुताबिक सरकार की तरफ से उसको इंसाफ मिलना चाहिए। अबू आज़म साहब, आप हमारे दफ्तर में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।